गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही कारण बट एनी पॉइंट इन स्पेस। आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर कहीं भी टॉपिक में लिखा रहे एट एनी पॉइंट इन स्पेस तो वहाँ पर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक डाइपोल है -q और एक है +q, इन दोनों के बीच का सेपरेशन q है और इसके मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ठीक। और इसके मिड पॉइंट O से, ठीक है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जो कितना एंगल बनाए हुए हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बनाए हुए हैं। इस पॉइंट P पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल के कारण कितना हो, ठीक है। अब देखिए -q से P का डिस्टेंस मान लिए हैं कितना, r1, +q का P से डिस्टेंस कितना मान लिए हैं, r2। r1 और r2 हम लोगों ने माना है, गिवन नहीं है। गिवन क्या है, r और थीटा। मतलब P पॉइंट का मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, r, और इसका जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है P पॉइंट का, O पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा। कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े कि बहुत सारे चार्जेस के कारण जब भी अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो सिंपली ऐड कर देते हैं। वही कांसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखिए the net electric potential at point P will be, क्या करेंगे, Vp equal to, Vp का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, Vp equal to, ये देखिए ये +q इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, वो होता है kq/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r। इस फॉर्मूला का अगर यूज करें तो +q के कारण अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, kq/r1 प्लस -q के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -q के कारण हो जाएगा k × -q/r2। सॉरी, यहां पर हो जाएगा r2 और यहां पर हो जाएगा r1। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि -q का डिस्टेंस P पॉइंट से r1 है, +q का P पॉइंट से डिस्टेंस r2 है। अब आइए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में kq कॉमन है, kq को बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/r2 प्लस माइनस माइनस 1/r1। दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इजीली यहां पर लिख लिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे, है ना, सिमेट्रिक मेथड यूज करके। देखिए सिमेट्रिक मेथड कैसे यूज करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसको जरा समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड में तो ये 5 मार्क्स में भी दे देता है और सीबीएसई में 3 मार्क्स में। अब हम क्या करेंगे, इस ओपी वाले लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, हल्का पीछे बढ़ाएंगे और एक ए पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस ओपी पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक। इस पॉइंट का नेमिंग कर दिए ए। अब आप गौर से देखिए ए का वैल्यू लगभग एम के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। यदि ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल में क्या होगा, थीटा, क्लियर। उसी प्रकार अब +q से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। ये वैल्यू a है और यहां पर देखिए a से लेके o तक का डिस्टेंस कितना है, a, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा यहां से यहां तक a cos थीटा और इसमें इसका ये जो वैल्यू होगा ये भी कितना हो जाएगा, a cos थीटा। देखिए तो बाय सिमेट्रिक मेथड अगर यूज करते हैं तो हम देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, कहां से, बाय डायग्राम से। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, क्या r1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, AP। r1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AP को। तो AP किसके बराबर हो जाएगा, तो AP को लगभग क्या MP लिख सकते हैं कि नहीं,
कितना हो गया भाई एम पी, और एम पी का वैल्यू कितना, देखिए एम ओ से लेके पी तक के डिस्टेंस में ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, यानी कि आर में क्या ऐड कर देंगे, एक cos थीटा, तो r1 का वैल्यू हो जाएगा r प्लस ए cos थीटा। रिजल्ट किया, फिर से देख लीजिए r1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AP को, तो AP का वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगा, MP के, यानी कि M से लेके P तक के वैल्यू को, और MP को हम लोग लिख सकते हैं PO प्लस OM, तो O से लेके P तक का डिस्टेंस R और O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है, a cos थीटा, तो कितना लगेगा R प्लस a cos थीटा। ठीक उसी प्रकार क्या हम लोग BP को इस पॉइंट का वैल्यू अगर n कर दें तो BP को NP लिख सकते हैं कि नहीं, लगभग बराबर में, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, BP के बराबर, और BP को लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं, NP के बराबर, और NP का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो O से P तक में, O से A तक के डिस्टेंस को लेस कर देंगे तब नहीं ये डिस्टेंस यहां से तक आएगा, तो O से P तक का डिस्टेंस R और O से लेके N तक का डिस्टेंस a cos थीटा, तो कितना हो जाएगा R माइनस a cos थीटा, ये हो जाएगा R माइनस a cos थीटा। इसको कंबाइंड रूप से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, अब इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर हो जाएगा KQ इनटू 1 by R1, R1 का काम कौन कर, 1 by R2 माइनस 1 by R1, तो R2 का काम कौन कर रहा है, R माइनस a cos थीटा, तो R माइनस a cos थीटा माइनस 1 by R प्लस a cos थीटा। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए क्या इन दोनों में एलसीएम लिया जा सकता है, तो Vp हो जाएगा KQ इनटू, अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा R माइनस a cos थीटा इनटू R प्लस a cos थीटा। अब यहां पर वैल्यू पुट किए तो यहां पर हो जाएगा R प्लस a cos थीटा माइनस, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कितना लगेगा माइनस R माइनस माइनस प्लस a cos थीटा। देखिए तो प्लस R और माइनस R कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और a cos थीटा 2a cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर हो जाएगा K इंटू Q इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्मूला को ब्रेक कीजिए तो लिख सकते हैं आप इसको r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और 2aq को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये लिखिए, चलिए फिर लिख लिए। अब देखिए अब देखिए इस 2aq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट टू p, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर हो जाएगा Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जहां पर याद रखिएगा P का वैल्यू कितना 2aq, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक, इफ अब देखिए तो कि R का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है क्योंकि ये तो स्पेस में लाइक कर रहा है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a cos थीटा, तो उस केस में R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को लगभग R स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करके डायरेक्ट लिख दीजिए कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a cos थीटा देन, तो इसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये जो वैल्यू है ना R स्क्वायर यहाँ पुट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा
देखिए r इज वेरी वेरी इंटीग्रल a cos थीटा, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे r स्क्वायर, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p बराबर कितना है, kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यदि k को ब्रेक कर दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। Vp को क्या बोलेंगे, V का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, P मतलब P पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर एनी पॉइंट P लाइंग इन द स्पेस इक्वल टू कितना लेगा, Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय r स्क्वायर। इसको रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, अब तो सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव है, लिख लीजिए जल्दी। देखिए हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस का वैल्यू निकाले Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos बाय r स्क्वायर ले सकते हैं। हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, तो कैसा रहेगा, कल जो उस टाइप का भी दे देता है क्वेश्चन। तो देखिए तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Kp r cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। हमने क्या किया, r से ऊपर भी मल्टीप्लाई और r से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो Pr, ठीक, और यहाँ क्या हो गया r क्यूब। आप गौर से देखिए डायग्राम, तो यहाँ पर माइनस क्यूब और यहाँ पर प्लस क्यूब, और ये P पॉइंट है, ये है r और ये एंगल थीटा, ठीक। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और वेक्टर r के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो Pr cos थीटा को अगर स्केलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो K वेक्टर P डॉट वेक्टर r डिवाइडेड बाय r लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखिए वेक्टर P डॉट वेक्टर r को अगर ब्रेक करें तो क्या आएगा, Pr cos थीटा, जहां पर थीटा जो है वो वेक्टर P और वेक्टर r के बीच का एंगल है। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P को आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, K इनटू वेक्टर P डॉट वेक्टर r बाय r क्यूब। ये रहता है ऑब्जेक्टिव में भी। अब इसका स्पेशल केस देखिए, केस फर्स्ट क्या है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो डेफिनेटली ये P पॉइंट इसके एक्सिस पर लाई करेगा। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट। पॉइंट P कैसा लाई करेगा, डायपोल एक्सिस पर लाई करेगा। कब, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तब। अब इस 0 का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इसी क्वेश्चन में कीजिए ना, आपको निकल जाएगा वैल्यू। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर Kp cos 0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। Kp cos है भाई r स्क्वायर है, Kp cos 0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू होता है +1 और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को सेम वैल्यू मिलता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर कितना हो जाएगा, Kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। Kp बाय r स्क्वायर, याद कीजिएगा एक्सियल पॉइंट पर हम लोग यही निकाले थे, Kp बाय x स्क्वायर वहां होता था, क्योंकि एक्सिस पर डिस्टेंस x लिए थे, यहां पर r डिस्टेंस है तो r स्क्वायर। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड कहता है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब ये इसके इक्वेटोरियल पोजीशन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। जब इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा P पॉइंट तब कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, रखेंगे Kp cos 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और अच्छी तरह जानते हैं cos 90 का वैल्यू 0 और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस इफ लाइज कहां पर, इक्वेटोरियल पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ये दोनों केस ऑलरेडी हम लोग इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं, इसको भी लिख लीजिए।
ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखिएगा इसको। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में कि E और V कैसे रिलेटेड है। ठीक, मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q। कंसीडर ए चार्ज Q। Q है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। कंसीडर चार्ज Q displaced from vector r to vector r plus dr in an electric field vector E। हम मान लेते हैं कि एक चार्ज है प्लस Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ कितना है वेक्टर E में डिस्प्लेस्ड हो रहा है R से R प्लस dr। अभी यहाँ पर है, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हुआ तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, क्योंकि जब डिस्प्लेस्ड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क डन का वैल्यू तो निकालेंगे। अब चलेंगे कि नाउ the small work done will be, बताइए स्मॉल वर्क डन कितना होगा। देखिए हम स्मॉल वर्क क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट r से r प्लस dr हुआ है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है इसलिए वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dw। ये वर्क डन किसके द्वारा हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ये याद रखिएगा, ये वर्क डन किसके द्वारा निकाल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, है ना। तो कितना हो जाएगा, वेक्टर Fe डॉट dr होगा ना। चार्ज का वैल्यू कितना है Q, किस फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में। तो हमने आपको पढ़ाया है कि यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे तो F बराबर क्या यूज कीजिएगा, QE। F बराबर QE यूज कर सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखेंगे, वेक्टर QE डॉट dr, जहां पर स्मॉल q चार्ज कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज, क्योंकि यही चार्ज डिस्प्लेस्ड हो रहा है। स्मॉल q कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज। अब आइए हम लोग का स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया कितना, QE डॉट dr। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो रहा है तो इसका मतलब वर्क डन छोटा। जब वर्क डन छोटा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन dV इक्वल टू क्या करता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट मूविंग चार्ज। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या करता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, किसके द्वारा वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट मूविंग चार्ज। यहां पर मूविंग चार्ज कौन है, स्मॉल q। अब आइए यहां पर dw का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस को माइनस रहने दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, QE वेक्टर E डॉट dr डिवाइडेड बाय मूविंग चार्ज q है, q से q कैंसिल हो गया। तो बताइए तो dv इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है आपको, दिस वाज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो dv इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वेक्टर E डॉट dr। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हुआ तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आल्सो dv इक्वल टू माइनस E dr होगा ना। तो बताइए तो देन E बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv बाय dr।
दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या सीखे? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो E इक्वल टू आपको एक फार्मूला और मिल गया कितना, माइनस dV/dr। यदि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है ना, वेरिएबल वैल्यू मालूम हो r के फंक्शन में, तो r के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तब उस केस में आपको क्या मालूम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से आप क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट आई एम सेइंग, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। r क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को ही पोजीशन करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आइए हम इक्वेशन फर्स्ट को फिर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट चल जाएंगे। अगर हमको देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यदि हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो V1 से V2, तब क्या करेंगे, तो यदि इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को इनिशियल से फाइनल तक के लिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, dv इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये कहां से कहां तक, r1 से r2, और ये कहां से कहां तक, v1 से v2 होगा ना। इफ हमने आपको जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था, ये बताया था कि यदि आपको क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है तो आपको राइट है कि आप रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चलेंगे, इंफिनिटी। ठीक, तो इफ वी एज्यूम दैट, यदि हम लोग मान लें कि R1 टेंड्स कर रहा है किसको, इंफिनिटी को, एंड R2 टेंड्स कर रहा है किसको, तो R2 टेंड्स कर रहा है R को, तब उस केस में बताइए, तब उस केस में क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v1 से v2 तक इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ, नेगेटिव इंटीग्रेशन करेंगे E डॉट dr का, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक। यदि आप इसको एक फार्मूला के रूप में लिखें तो देखिए फार्मूला क्या है, पहले इसको लिख लीजिए। जब रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी के चल रहा है तब, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v, v1 से कहां तक, v2 तक। इसको वैसे ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dr कहां से कहां तक, तो इंफिनिटी से r तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये v1 से v2 तक है, v का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इंफिनिटी से r तक। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। आपके पास तीन फॉर्मूला आ गया है ना, कौन कौन सा, पहला फॉर्मूला हो गया आपको dv इक्वल टू कितना, माइनस वेक्टर E डॉट dr। दूसरा फॉर्मूला हो गया आपको E बराबर कितना, माइनस dv बाई dr। ये तो एप्लीकेबल है जब v किसका फंक्शन है, r का। और थर्ड क्या आ गया, थर्ड आ गया v2 माइनस v1 इक्वल टू इंटीग्रेशन, नेगेटिव इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेके r तक वेक्टर E डॉट dr। ये तो एप्लीकेबल है जब रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रिलेशन निकल गया। इन तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसी पर बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे। पहले इतना लिख लीजिए और इस वीडियो लेक्चर में भी इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका कुछ एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लिख लीजिए।